ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी कानपुर 2024 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक ये रहेगा पार्ट 2, क्योंकि गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिटेल में डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में। तो अगर आप पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 वाला देख लेना, फिर पार्ट 2 से स्टार्ट करना। ओके गाइस, ये डिटेल डिस्कशन होगा, लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके और गाइज ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। ओके तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। यहाँ पे आपको गिवन है कि सपोज द इनवर्स डिमांड फंक्शंस फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 50 बाई Q। P इज इक्वल टू 50 बाई Q। तो गाइज इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 50 बाई P। और यहाँ पे सिंपली आपको पूछा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो गाइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाई क्यू। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी तो गाइस हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी। तो क्यू का वैल्यू तो गाइस हमें पता है ना कि क्यू इज इक्वल टू 50 बाई पी। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल क्यू बाय डेल पी तो ये क्या बन जाएगा, -50 बाई पी स्क्वायर। और इलास्टिसिटी का वैल्यू गाइस हमें पता है डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाई क्यू। तो गाइस ये वैल्यू -50 बाई पी स्क्वायर इंटू पी बाई क्यू, और क्यू का वैल्यू क्या है 50 बाई पी। तो गाइस यहाँ पे लिखो 50 डिवाइडेड बाई पी, तो पी ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो गाइस ये कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर और ये 50 और 50। तो गाइस इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना आया, -1। बट यहाँ पे आपको पूछा गया एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका मॉड वैल्यू। तो गाइस मॉड ले लो तो क्या बन जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट अक्रॉस प्राइस लेवल एंड इक्वल्स टू 1। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। अगर गाइस आपको फॉर्मूला पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, सिंपल डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना है, इंटू पी बाई क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया मतलब मॉड वैल्यू, तो मॉड ले लेंगे। डन। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहाँ पे आपको गिवन है कि टॉकिंग अबाउट इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड। गाइस मैंने कई बार इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है कि ऑल गिवन गुड आर इंफीरियर गुड, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। गाइस नोट पॉइंट बना के लिख लो कि गिवन गुड्स, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर इज नॉट अ गिवन गुड। ठीक है, और गाइस मैंने इसको प्रूव भी किया था डायग्राम के थ्रू। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और इफेक्ट और इनकम इफेक्ट वाले डायग्राम से। ओके, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर्स आर नॉट गिवन। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। गिवन है कि थिंकिंग अबाउट द एवरेज एंड मार्जिनल product curves associated with the standard neoclassical production functions, which of the following option is most appropriate। तो गाइस अगर आपको डायग्राम पता है न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शंस, ठीक है, तो गाइस अगर हम डायग्राम में मूव करें तो गाइस कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। ये आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व, और ये आपका है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, और ये वाला है आपका एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट कर्व। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि एवरेज प्रोडक्ट कर्व कहाँ से फॉल होता है, यहाँ से ना, इस पॉइंट के बाद एवरेज प्रोडक्ट कर्व क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, फॉल हो रहा है। तो इस केस में गाइस अगर मैं दोनों कर्व को कंपेयर करूं, ये आपका है एपी और ये आपका है एमपी, तो गाइस क्लियरली दिख रहा है कि भाई एपी कर्व इज ग्रेटर देन एमपी कर्व। कब, जब एपी कर्व फॉल होगा तब। हाँ, जब एपी कर्व फॉल होगा देन उस केस में एपी कर्व इज ग्रेटर देन एमपी कर्व। गाइस सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग देन एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन। गाइस सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको एक बार रीड कर लेना।
ओके गाइज, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट्स अ फर्म कंटिन्यू टू रिमेन इन अ बिजनेस इन अ शॉर्ट रन इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग होल्ड्स। यहाँ पे आपको गिवन है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल्स और ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, या एवरेज फिक्स कॉस्ट, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो गाइस ये चीज आप याद रखना, अगर कोई भी फर्म्स कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, अगर ये फर्म गाइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है, देन इस केस में ये फर्म्स ऑपरेट करेगा इन दी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। मतलब कि उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एटलीस्ट कवर करना होगा, अगर उसको उस मार्केट में सस्टेन होना पड़ेगा तो। ठीक है, तो गाइस अगर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा, देन इस केस में फर्म्स यहाँ पे सस्टेन करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फर्म्स कंटिन्यू टू रिमेन इन अ बिजनेस कब, जब इसका टोटल रेवेन्यू कर्व इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। गाइस आप खुद सोचो ना कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाओगे, देन उस केस में आपको शट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो, देन तो आप ठीक हो कि आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट पे। ठीक है, तो गाइज नोट पॉइंट बना के लिख लेना ये वाला पॉइंट। ठीक है गाइज, सेम चीज लिखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू इक्वल्स और ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, ये इनकरेक्ट होगा। दिस इज अ लॉन्ग रन कंडीशन गाइज, दिस इज नॉट अ शॉर्ट रन। सिमिलरली गाइज ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा, सिमिलरली ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। ठीक है, क्योंकि गाइज ये हमारा एक शॉर्ट रन कंडीशन है। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। गिवन है कि ड्यू टू अनसीजनल रेनफॉल अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हीट क्रॉप गॉट डिस्ट्रॉय लास्ट ईयर, the harvest was bad and the price of wheat shoot up. This scenario is best thought of as, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो गाइस अगर रेनफॉल होगा ज्यादा, तो रेनफॉल से क्या हो गया कि क्रॉप आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो गाइस जब क्रॉप डिस्ट्रॉय होगा, देन सप्लाई मेरा कम हो जाएगा, और डिमांड तो गाइस एज इट इज है, सप्लाई कम हो गया तो गाइज मिसमैच हो गया ना डिमांड और सप्लाई में। देन इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि सप्लाई कम हो गया ना, तो सप्लाई कर्व अ लेफ्ट शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व, सिंपल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो वही चीज गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू अनसीजनल रेनफॉल लार्ज पोर्शन ऑफ व्हीट क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड। तो गाइज लेस व्हीट अवेलेबल अब रहेगा मार्केट में, तो इसका मतलब है कि सप्लाई कम हो गया ना, और गाइज जब सप्लाई कम होगा डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस तो इंक्रीज होगा, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल गाइज। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। सपोज यू परचेज अ कार फॉर 2 लाख इन 2020। तो गाइस आपने 2020 में कोई एक कार खरीदा, उसका प्राइस है 2 लाख, और आफ्टर 2 इयर्स इन 2023 में आपने इस कार को बेच दिया, कितने में, 1 लाख में। और गाइस जब आप बेचे ना ये कार, तो थ्रू सम कंपनी, सेकंड हैंड कार सेलिंग कंपनी के थ्रू से आप इस कार को बेचे, और ये जो कंपनी है ना ये आपसे चार्ज किया 15,000 आपसे चार्ज किया एज अ कमीशन टू द सेल दिस कार। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड टू द जीडीपी ऑफ 2023। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। गाइस आपको पता है जीडीपी क्या होता है, जीडीपी गाइस ऑलवेज टॉक्स अबाउट द न्यूली गुड्स प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। ये हमेशा ही गाइस न्यूली गुड्स के बारे में बात करता है कि भाई न्यूली गुड्स प्रोड्यूस हुआ या फिर नहीं। बट गाइस इस केस में यहाँ पे सेकंड हैंड है ना, तो यहाँ पे न्यूली तो गाइस कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो वही चीज है कि ये सेकंड हैंड सेल है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी बिकॉज द गुड्स वाज ऑलरेडी काउंटेड इन द जीडीपी व्हेन इट वाज फर्स्ट सोल्ड एज न्यू कार इन 2020। डन। बट गाइस यहाँ पे जो सर्विस
क्योंकि हमें पता है कि भाई ब्रोकरेज फी इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द जीडीपी। तो गाइज यहाँ पे ब्रोकरेज फी कितना है 15K। तो गाइज ये तो इंक्लूड होगा जीडीपी में, क्योंकि ब्रोकरेज फी इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन जीडीपी। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो सर्विस प्रोवाइडेड इन द प्रोसेस ऑफ रीसेल लाइक brokerage or commission are included in the GDP because they represent newly created economic activity in 2023. तो guys only 15,000 ही ऐड होगा GDP में in 2023। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 15,000। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है गाइस। जीडीपी का मतलब है कि ओनली न्यूली गुड्स के बारे में बात करता है, सेकंड हैंड के बारे में नहीं। तो ये सेकंड हैंड कार है ना, तो गाइज ये तो 1 लाख तो ऐड नहीं होगा। बट हाँ, ये जो ब्रोकरेज फी है ये सर्विस है और एक ब्रोकरेज फी या कमीशन है। तो गाइज कमीशन या फिर ब्रोकरेज फी इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द जीडीपी। तो ये 15,000 के इक्वल है, तो ये तो इंक्लूड होगा जीडीपी में। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। गिवन है कि सपोज द पर्सनल इनकम ऑफ ए हाउस होल्ड is 900 and the personal income tax are 180। कंजम्पशन गिवन है, पर्सनल इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है और सेविंग भी आपका गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। गाइस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स। तो गाइज पर्सनल इनकम कितना है 900 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स कितना है 180। तो माइनस कर देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 720। ठीक है, तो गाइज करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? आपका इनकम और आपने जितना टैक्स पेमेंट किया, तो पर्सनल इनकम माइनस टैक्स, तो 900 माइनस 180, तो ये आपका बन जाएगा 720। डन। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। गिवन है कि सपोज वी हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग मार्केट बास्केट डेटा टू कैलकुलेट सीपीआई। तो गाइस यहाँ पे आपका 2023 और 2024 है और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 गुड्स है और उसके प्राइसेस आपको गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यूजिंग 2023 एज अ बेस ईयर, 2023 को बेस ईयर एज्यूम करो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन रेट इन 2024। एप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर मैं सीपीआई वाला फॉर्मूला लिखूं, तो गाइज ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई इन 2024 इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट इन 2024, कॉस्ट इन 2024 डिवाइडेड बाय गाइस ये उस गिवन ईयर पे। ठीक है, यूजिंग अ बेस ईयर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूजिंग बेस ईयर क्वांटिटी, कॉस्ट इन 2024। हाँ, और गाइज यहाँ पे आपको यूज करना है बेस ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन 2023 इंटू 100। ठीक है, डन। ओके, तो गाइज अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा इन 2024, तो 2024 का गाइज कॉस्ट क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, 40 इंटू 5 प्लस 120 इंटू 5 प्लस 140 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 5। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? जस्ट निकाल लो इसको। कॉस्ट इन 2023, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कॉस्ट इन 2023। डन। ओके, बट गाइस आपको बेस ईयर एज्यूम करना है ये 2023, तो क्वांटिटी गाइस ये हमारा फिक्स हो जाएगा। तो 5 इंटू 90, ठीक है, 5 इंटू 90, सिमिलरली 5 इंटू 190 एंड 5 इंटू 160 एंड 5 इंटू 220। डन। ओके, तो गाइस इसको जस्ट कैलकुलेट करो कितना बन जाएगा। इसको गाइस जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो इसका वैल्यू गाइस आपको आएगा कॉस्ट इन 2024 ना,
तो गाइज ये वैल्यू आपको आएगा 3450 ओके डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 138, ओके। बट गाइस आपको यहाँ पूछा गया इन्फ्लेशन रेट, तो क्या हो जाएगा कि सीपीआई इन 2024 माइनस सीपीआई इन 2023 डिवाइडेड बाय सीपीआई इन 2023। तो गाइस इसका वैल्यू तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 138, तो ये बन जाएगा 138 माइनस 138 माइनस गाइस 2023, तो लेट सपोज बेस 100 है, तो इसको 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय सीपीआई 100 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 38% आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 38%, ठीक है। गाइस ये जस्ट फार्मूला बेस्ड है, अगर आपको फार्मूला पता है देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट गाइस आपको यहाँ पे बेस ईयर लेना है ये वाला 2023 वाला, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ओके गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। गिवन है कि सपोज अ जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 1100 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको गिवन है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू गिवन है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी गिवन है, और यहाँ पे सिंपली आपको पूछा गया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा। तो गाइस हमें पता है ना कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये चीज गाइस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 850, तो पुट करो यहाँ 850 इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस 110 माइनस डेप्रिसिएशन भी गिवन है 150 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है 1000 माइनस, अब गाइस यहाँ से एनआईटी निकाल सकते हैं ना, एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो गाइस जस्ट इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एनआईटी इक्वल टू ये इधर चले आएगा और ये उधर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1150 माइनस 150 प्लस 1100 माइनस 850 का इस कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। अच्छा ये 1000 है ना और ये आपका 11,000, ठीक है। तो गाइस इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हमें एनआईटी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1100। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1100। गाइस जस्ट ये फार्मूला बेस्ड है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस मूव टू लास्ट क्वेश्चन। सपोज देयर आर 3 फर्म्स A, B and C. Firms A and B produces steel worth of 300 each. तो गाइज ये आपका फर्म ये है और इन्होंने प्रोड्यूस किया 300 का स्टील। सिमिलरली फर्म बी ने भी प्रोड्यूस किया 300 रुपीज़ का स्टील और एंड बोथ सेल टू फर्म सी। तो गाइज दोनों फर्म ए और फर्म बी दोनों ने सी को सेल कर दिया, विच यूजेज इट टू प्रोड्यूस द बाईसाइकिल। अब सी क्या करेगा, उस स्टील को लेके बाईसाइकिल बनाएगा, ठीक है। और फर्म सी सेल दी बाईसाइकिल टू कंज्यूमर, अभी कंज्यूमर के पास बेचेगा कितना में, 10,000 में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए जीडीपी यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। गाइस वैल्यू एडेड मेथड आपको पता है ना, जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, समेशन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेजेस, at each stages, और गाइज वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड का मतलब है कि फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। तो फाइनल आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो गाइस इन्होंने तो फाइनल गुड्स बेचा ना 3000 का और ये भी 3000 का, बट गाइस सी ने क्या किया, इसको इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज किया। हाँ, इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज किया और इन्होंने फाइनल सेल कितना का किया, 10,000 का। तो गाइज मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या, फाइनल माइनस इंटरमीडिएट, फाइनल माइनस इंटरमीडिएट। गाइज फर्म सी के लिए ये तो इंटरमीडिएट है ना, क्योंकि भाई वो तो बाईसाइकिल बना रहा है, तो स्टिल उसके लिए क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका टोटल इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू क्या है, 3000 प्लस 3000, तो टोटल 6000 और फाइनल गुड्स 10,000। तो गाइज वैल्यू एडेड फर्म सी के द्वारा कितना हुआ, 10,000 माइनस 6,000। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म सी, वैल्यू एडेड बाय फर्म सी, वैल्यू एडेड बाय फर्म सी क्या बन जाएगा, 10,000 माइनस 6,000। तो गाइज ये हमारा बन जाएगा 4,000, 4K। तो गाइज टोटल वैल्यू एडेड किसके इक्वल होता है, जीडीपी के इक्वल होता है, और वही चीज तो हमें यहाँ पे निकालना है। तो जीडीपी इक्वल टू क्या बन जाएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो फर्म ए ने गाइस कितना वैल्यू एडेड किया, 3000, फर्म बी ने भी 3000, तो क्या बन जाएगा 3000 प्लस 3000, और इन्होंने कितना वैल्यू एडेड किया 4000, तो ये बन जाएगा 4000। तो टोटल गाइस कितना बन जाएगा 10,000। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10,000, सिंपल। ठीक है, डन। ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक। फिर जो रेस्ट क्वेश्चन गाइस बचा है उसको हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोटिस है कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 15 मार्च से 2025। ओके, और गाइस ये बैच रहेगा आपका 2026 के लिए। गाइस ये बैच पूरा कम्प्रिहेंसिव बैच होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइस 3 स्टेजेस पे पढ़ाए जाएंगे। पहले आपको पूरा थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स के प्रॉब्लम कराया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे PYQ पे। तो गाइस इस कोर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखा गया है। और 15 मार्च गाइस, 15 मार्च, ओके, तो 3 लेवल पे गाइस इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस बैच के रिगार्डिंग। ओके, बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस इस बैच को। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना मत। ओके गाइस, बाय।